बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सेकंड डिस्क्रिप्टिव मेजर यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन सीखा। मुख्तलिफ डेटा के लिए कौन सा सूटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो सीखा आप लोगों ने। आज के लेक्चर में हम मज़ीद दो डिस्क्रिप्टिव मेजर यानी मेजर ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ कर्टोसिस को हम सीखेंगे। ये दो करैक्टरिस्टिक हैं डेटा सेट की। जैसे कि एवरेज एक करैक्टरिस्टिक है डेटा सेट का जो कि डिस्क्राइब करता है एवरेज वैल्यू को, सेंट्रल वैल्यू को, जिसके गिर्द तमाम डेटा रिवॉल्व कर रहा होता है, उसी के गिर्द घूम रहा होता है। कुछ वैल्यूज कम, कुछ वैल्यूज ज्यादा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये इलेबोरेट करता है, नरेट करता है, डिफाइन करता है एवरेज वेरिएशन को, यानी हर ऑब्जर्वेशन ऑन द एवरेज अपनी सेंट्रल वैल्यू से बाय व्हाट मैग्नीट्यूड वेरी करती है। ये दोनों मेजर्स यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। अब हम जो मेजर डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिलेटिव मेजर हैं, यूनिटलेस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये दो करैक्टरिस्टिक हैं। स्क्यूनेस आपको बताता है कि डेटा नॉर्मेलिटी से किस हद तक दूर है। नॉर्मल डेटा कौन सा डेटा है? जो अपनी एवरेज के गिर्द इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो। आधी वैल्यूज एवरेज से कम, आधी वैल्यूज एवरेज से ज्यादा। और कर्टोसिस क्या है? ये भी एक डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्पर्शन मेजर है। ये आपको डेटा की कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताता है कि डेटा अपनी एवरेज से किस कदर दूर है या किस कदर करीब है। इन दोनों मेजर्स को, इन दोनों करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए हमें मोमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मीन मोमेंट्स की। मीन मोमेंट्स या सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट एवरेज, ये क्या है? ये आपके पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि बजाते खुद एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं मोमेंट को? ये देखें, यहां पर आपके पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं। यूजुअली हम 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मीन मोमेंट वो हमेशा 0 के बराबर होती है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड मीन मोमेंट जो कि वेरिएंस के बराबर होती है। थर्ड मीन मोमेंट और फोर्थ मीन मोमेंट। इन्हीं 3 मोमेंट्स की मदद से हम आगे चलकर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर जब मैं इन मेजर्स को डिफाइन करूंगा
वहीं पर हम इनके फॉर्मूला को भी स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको मोमेंट्स को कैलकुलेट करना सिखाता हूं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया मीन मोमेंट्स के बारे में। मीन मोमेंट्स क्या हैं? अर्थ सम है अर्थ पावर ऑफ डेविएशंस के। मोमेंट्स क्या हैं? ये एवरेजेस हैं सम ऑफ अर्थ डेविएशंस, यानी μ1 पहली मोमेंट, पहली मीन मोमेंट। ये एक्सप्रेशन है एवरेज ऑफ द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एवरेज। ये हमेशा 0 के बराबर होता है। आपके पास एक डेटा सेट है 2, 4, 6। आप ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें μ1 जी 2, 4 और 6 का एवरेज क्या है? 4। अब 2 - 4 -2, 4 - 4 0, 6 - 4 2। अब आप इन तीनों डेविएशंस को सम करें, यू विल कम विद 0। 5, 10, 15 क्या एवरेज है इनका? 10 जी। अब आप माइनस करें, डेविएशंस लें आप। 5 - 10 -5, 10 - 10 0, 15 - 10 5। सारी डेविएशंस को सम करें 0। यानी आप किसी भी डेटा सेट को जब उसकी एवरेज से माइनस करते हैं और आप इन डेविएशंस को सम करते हैं तो वो 0 के बराबर आते हैं, अनटिल कि आप उनका पावर लें। जब आप पावर ले लेते हैं तो फिर केस डिफर हो जाता है, डिफर करता है। जी जनाब, सेकंड मीन मोमेंट, यहां पे μ2 यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड मीन मोमेंट यहां 3 आ जाएगा। फोर्थ मीन मोमेंट यहां 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पॉपुलेशन डाटा के लिए, ये सैंपल डाटा के लिए स्मॉल m से हम स्मॉल मीन मोमेंट्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि वेरिएंस के केस में था, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में था, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। 2 फार्मूला आपने वहां उस लेक्चर में पढ़े थे। एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एवरेज। इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि फ्रैक्शनल पोर्शन जो है वो हमारे पास जाया होता रहता है। यानी जब आप x - x बार निकालते हैं, से x बार आ जाता है 3.25। अब जब 3.25 को आप माइनस करते हैं मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से, डेफिनेटली आपके पास फ्रैक्शनल पोर्शन आएगा। 5 - 2.35 तो 2.65 आ गया। अब जब 2.65 का आप स्क्वायर लेते हैं, अब आपके पास पहले 2 डेसिमल फ्रैक्शन था, अब 4 डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। जब आप सम लेंगे तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल पोर्शन की वजह से काफ़ी हिस्सा जो है कैलकुलेशंस का ज़ाया हो जाता है। चुनांचे हम क्या करते हैं कि मीन मोमेंट्स को हम मालूम करते हैं रॉ मोमेंट्स की मदद से। रॉ मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। यानी आप यहां पे x बार की जगह 0 रख लेते हैं, तो आपके पास रॉ मोमेंट्स, इन्हें अर्थ मोमेंट्स अबाउट 0 भी कहते हैं। तो रॉ मोमेंट्स μr प्राइम, रॉ मोमेंट्स को हम स्मॉल m के ऊपर एक प्राइम से शो करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? 1/n सम ऑफ xi पावर r। आप सिंपली हर ऑब्जर्वेशन की पावर लेंगे। फर्स्ट रॉ मोमेंट x पावर 1,
यानी सारी ऑब्जर्वेशंस को सम किया, एंड पे डिवाइड किया, आपके पास फर्स्ट रॉ मूवमेंट आ गई। और याद रखें फर्स्ट रॉ मूवमेंट जो है ये अरिथमेटिक एवरेज के बराबर है, सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। सेकेंड रॉ मूवमेंट mu2 प्राइम 1 by n सम ऑफ स्क्वेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, mu3 प्राइम 1 by n सम ऑफ क्यूब पावर्स, और mu4 प्राइम 1 by n सम ऑफ 4 टाइम पावर जो है आप x पावर 4 को जो है सम करते हैं। अब इन रॉ मोमेंट्स की मदद से हम मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाती हैं 4, उनकी मदद से हम मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। और मीन मोमेंट्स के फार्मूला हमारे पास है ये 4 फार्मूला। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट मीन मोमेंट तो हमेशा 0 है, ये फार्मूला हो गया सेकंड मीन मोमेंट का, जो कि आपने कैलकुलेट किया रॉ मोमेंट्स की मदद से, mu2 प्राइम माइनस mu1 प्राइम स्क्वायर, ये सेकंड मीन मोमेंट आ जाएगी। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स का फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो जाया नहीं होगा। ये आपके पास थर्ड मीन मोमेंट, एक फार्मूला तो वो था average of the sum of the cube powers of deviations of the observations from their average। एक फार्मूला रॉ मोमेंट्स की मदद से ये है mu3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स mu2 प्राइम mu1 प्राइम प्लस 2 टाइम्स mu1 प्राइम क्यूब। इसी तरीके से mu4 प्राइम, एक तो आपने वहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला देखा, अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया क्या फार्मूला था mu4 का, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का या फोर्थ मीन मोमेंट अबाउट एवरेज, एवरेज ऑफ द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एवरेज। और एक फार्मूला जो है वो ये है आपके सामने जी, mu4 प्राइम माइनस 4 टाइम्स mu3 प्राइम mu1 प्राइम प्लस 6 टाइम्स mu2 प्राइम mu1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स mu1 प्राइम पावर 4। अगर मैं आपको पेपर में मोमेंट्स का क्वेश्चन दे देता हूं तो डेफिनेटली मैं आपको पेपर में इन 2 फार्मूला, ये कुछ थोड़े से मुश्किल फार्मूले हैं इस स्टेज पर आपके लिए, तो ये मैं आपको जो है पेपर में इंशाल्लाह इंडिकेट करूंगा, आपके पेपर में ये फार्मूला मौजूद होंगे। अब आप इसके ऊपर देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बेटे, ये आपके पास डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। वही डेटा है जो आपके पास पिछले क्वेश्चंस के लिए भी था। अब मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला से यहाँ मीन मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स आई पहले इनकी एवरेज मालूम की जी, एवरेजेस का डेविएशन निकाला, पहली पावर तो आपको पता है क्या आनी चाहिए, 0 एज द केस, दूसरी पावर, तीसरी पावर, चौथी पावर। अब सम किया स्क्वेयर्ड डेविएशंस को, और जब आप इसको तादाद पे यानी कि 9 पे डिवाइड करेंगे तो सेकंड मीन मोमेंट आ जाएगी जी। क्यूब्स को सम किया, क्यूब डेविएशंस को, तो थर्ड मीन मोमेंट आपके पास आ जाएगी। और फिर इसी तरीके से फोर्थ पावर को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास फोर्थ मोमेंट आ गई। आप देख रहे हैं कि मार्क्स का स्क्वायर, सेकंड मीन मोमेंट का स्क्वायर, मार्क्स का क्यूब, मार्क्स का 4, इनके ऊपर ये पावर्स भी इनके यूनिट्स पर आएंगी एज यूजुअल। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इस डेटा सेट के लिए मीन मोमेंट मालूम करें थ्रू रॉ मोमेंट्स,
तो रा मोमेंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक्स आई आपको दिए हुए, एक्स आई स्क्वेयर, एक्स आई क्यूब्स, एक्स आई पावर 4, आप 4 पावर्स तक जाएंगे और फिर आप उन वैल्यूज का सम लेंगे। एक्स आईज का सम लिया, फिर एक्स आई स्क्वेयर्स का सम लिया, फिर एक्स आई क्यूब्स का सम लिया, फिर एक्स आई 4 का सम लिया। जब आप इनके सम ले लेंगे आप रा मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। इस सम को 9 पे डिवाइड किया फर्स्ट रा मोमेंट, स्क्वायर के सम को डिवाइड किया 9 पे सेकंड रा मोमेंट, और फिर थर्ड रा मोमेंट, और फिर फोर्थ रा मोमेंट, और फिर उन रा मोमेंट्स की मदद से जो अभी मैंने आपको फार्मूला डिस्कस किया था पिछले पेज के ऊपर, उन फार्मूला की मदद से आप सेंट्रल मोमेंट्स मालूम करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, आप कैलकुलेट करके फिर जरा देखें कि रा मोमेंट्स की मदद से जो आपने मालूम किए मीन मोमेंट्स, उनमें और इनमें कितना फर्क जो है, इन वैल्यूज में कितना फर्क आ रहा है। जी, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास ग्रुप्ड डेटा है। कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। शेपर्ड्स करेक्शन का कहा गया है, लेकिन नहीं, आप सिंपल जो है मोमेंट्स को कैलकुलेट करें। जी, आपने डेटा सेट की एवरेज मालूम की, याद है आपको? एवरेज मालूम करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। जब एवरेज आपके पास आ गई, 10 आपके पास एवरेज आ रही है, और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता था। खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली आपका ये इंटीजर निकल आया। जी, कैसे ग्रुप डेटा के लिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे आप? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, उससे 10 आया। जी, ये फर्स्ट डेविएशन, ये तो हमेशा 0 के बराबर होगी। जी, सेकंड डेविएशन एफ आई डी आई, सॉरी, क्योंकि अब आप ग्रुप डेटा के लिए मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। एफ आई डी आई स्क्वेयर, एफ आई डी आई क्यूब, एफ आई डी आई 4। याद रखें, एफ आई डी आई जो है ये भी हमेशा 0 ही आना चाहिए। बहुत माइन्यूट वैल्यू जो है ये आपके पास होनी चाहिए, बहुत कम, 0 के बहुत करीब, क्योंकि एवरेज होती है, एवरेज सेंट्रल वैल्यू होती है। तो आप जब उनके लिए सम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 0 हमारे पास आनी चाहिए। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं सेकंड मीन मोमेंट के लिए। जी, 2.64 को 131 पे डिवाइड किया, सेकंड मीन मोमेंट आपके पास आ जाएगी 2.64। थर्ड मीन मोमेंट 0.56, फोर्थ मीन मोमेंट 28.34। ये आपके पास मोमेंट्स आ गए। अब ये जो 3 मोमेंट्स हैं, इन मोमेंट्स की मदद से हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट करते हैं। जी, मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है उसका फार्मूला है μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब, यानी 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। जी, स्क्यूनेस के लिए आप कैलकुलेट करेंगे μ3 पावर स्क्वायर और इसको डिवाइड करेंगे μ2 की क्यूब पावर पर, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। याद रखें, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ये अगर 0 से
कम आ जाए, माइनस वैल्यू आ जाए, तो आपके पास डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर ये आपके पास 0 से ज़्यादा आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एवरेज से ग्रेटर हैं बाय मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस माइनस में आ जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस बाय मैग्नीट्यूड अपनी एवरेज से कम है। जैसे अगर हम क्लास की मिसाल लें, डेटा अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसे SK से डिनोट किया जाता है, अगर ये आपके पास 0 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा बच्चे क्लास में वो ब्रिलियंट हैं, एवरेज स्टूडेंट से उनकी एबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि क्लास में बच्चे जिन एवरेज स्टूडेंट जो हैं उनसे जो तालीमी लिहाज से कमज़ोर बच्चे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। कर्टोसिस एक और मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन, कार्ल पियर्सन ने, जो कि एक बहुत नामी मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। और कर्टोसिस का माना होता है द अमाउंट ऑफ हम्प। ये देखें, ये जो हमारे पास डेटा जो है ये पाइल की सूरत में आता है, इस तरीके से। अगर डेटा अपनी एवरेज के बहुत करीब है, तो इस तरह की कर्व बनेगी, पाइल किस्म की, मीनार किस्म की। इसे हम कहते हैं लेप्टोकॉर्टिक डेटा। अगर डेटा जो है वो नॉर्मल है, न ज़्यादा फासले पर न ज़्यादा करीब, तो इसे मीजोकॉर्टिक कहते हैं। और अगर डेटा अपनी एवरेज से काफ़ी फासले पर है, उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है, तो ऐसे डेटा सेट को प्लेटिकॉर्टिक कहते हैं। जी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये कर्टोसिस को मेजर करता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 4th मीन मोमेंट डिवाइडेड बाय 2nd मीन मोमेंट का स्क्वायर। जी, क्या फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का? 4th मीन मोमेंट डिवाइडेड बाय 2nd मीन मोमेंट का स्क्वायर। याद रखें, किसी भी डेटा सेट के कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को हम कंपेयर करते हैं 3 के साथ, 3 के साथ। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को आप डिनोट किससे करते हैं? बीटा 2। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बीटा 1 से डिनोट करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा 1 की वैल्यू को किस इंटीजर के साथ, किस नंबर के साथ कंपेयर किया जाता है? 0 के साथ। और बीटा 2 को 3 के साथ। याद रखें, अगर वैल्यू 3 से कम है तो डेटा प्लेटिकॉर्टिक, अगर वैल्यू 3 के इक्वल है तो डेटा मीजोकॉर्टिक, और अगर वैल्यू 3 से ज्यादा है तो हमारे पास ये शार्पली पीक्ड है, लेप्टोकॉर्टिक। क्लियर? इन बातों को बार बार आपने दोहराना है। और ये जो ऊपर की 2 एग्जाम्पल्स गुजरी हैं, ग्रुप डेटा वाली एग्जाम्पल स्पेशली, और फिर पिछले एवरेजेस वाले चैप्टर में जो एप्पल्स के वेट वाली एग्जाम्पल थी, आपने उन एग्जाम्पल्स के लिए, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी डिटरमिन करना है। दुआ गो हूँ बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को इस इल्म से फ़ायदा पहुँचाए, और अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ दे। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।